गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट जो सेकंड चैप्टर था हमारा केमिस्ट्री का, वो अब हमारा कंटेंट वाइज ख़त्म हो चुका है। एंड आज हम लोग जो एनसीईआरटी बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तरह से हमारा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा, कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी हम लोग सीख पाएंगे एंड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, है ना। इन सीबीएसई स्टैंडर्ड जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वहाँ कंसेप्ट के एप्लीकेशन को वो लोग जज करना चाहते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन से अगर हम ये सॉल्व कर पाते हैं, दैट मीन्स कि काफ़ी कुछ कंटेंट काफ़ी कुछ कंसेप्ट जो है हमारे वो क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं पाऊँगी, तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप लोगों को सुनना है। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है, सपोज़ वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब, है ना। हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब है। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर फॉर्म कर कर आपको बताती हूँ। ये 3 टेस्ट ट्यूब हैं और तीनों टेस्ट ट्यूब जो हैं इनके अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है, ABC हम इस टेस्ट ट्यूब का यहाँ पर नाम दे दें। हमारे पास 3 सब्सटेंस हैं, दैट इज़ कोई सब्सटेंस है एसिडिक है, कोई इसमें बेसिक हो सकता है एंड सम सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर यहाँ पर डिस्टिल वाटर फिल करा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास में सिर्फ एक लिटमस पेपर है ना। यू हैव ओनली 1 पीस ऑफ लिटमस पेपर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लिटमस पेपर हम कैसे जज करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सब्सटेंस फिल किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है और 3 एसिडिक, बेसिक और डिस्टिल वाटर यानी कि न्यूट्रल चीज़ को हमको जज करना है। तो आंसर क्या देंगे हम इसका, तो हम हर टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को यहाँ पर रेड लिटमस पेपर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे यहाँ पर। क्योंकि लिटमस पेपर जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है और वो हर मीडियम में डेफिनेट कलर देता है, ये भी हमें पता है ना। तो हम सपोज़ ए में मैंने यहाँ पर ऐड करा है ना, मुझे नहीं पता कि किस में क्या है इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है। सपोज़ ए के अंदर मैंने क्या करा, लिटमस पेपर ऐड किया ना, लिटमस पेपर उसमें डिप करा। अगर मुझे यहाँ पर रेड कलर मिल रहा है, ठीक है, लिटमस पेपर का जो भी कलर है मुझे रेड लिटमस ही मिला हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना हमें, वो लिटमस पेपर कौन सा है, यहाँ पर रेड लिटमस ही मिला हुआ है। सो द कलर इफ रिमेन सेम, है ना। अगर मैंने रेड लिटमस पेपर को ए टेस्ट ट्यूब में डिप किया और मुझे रेड कलर ही मिल रहा है, दिस इंडिकेट कि इन दिस ए टेस्ट ट्यूब द सब्सटेंस इज एसिडिक, क्योंकि एसिडिक मीडियम में लिटमस पेपर जो होता है वो अपने कलर को चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब ये रेड लिटमस पेपर आपके पास है। नाउ अगेन डिप द सेम लिटमस पेपर इनटू द बी टेस्ट ट्यूब, है ना। आपने लिटमस पेपर को बी में डिप करा, बी में डिप करते से आपको कौन सा कलर मिल गया, यहाँ पर ब्लू कलर मिल गया। तो ब्लू कलर है, दैट मीन्स कि टेस्ट ट्यूब बी में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, नाउ अगेन इस ब्लू वाले लिटमस पेपर को लेकर जब आपने यहाँ पर सी में डिप करा, सी में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, अननोन है अभी हमारे लिए, उसे जब हम यहाँ सी में डिप करेंगे तो सी में डिप करते से हमें यहाँ पर पर्पल कलर मिलेगा, है ना। बहुत माइन्यूट सा वेरिएशन होता है बिटवीन ब्लू एंड पर्पल, तो यहाँ पर पर्पल कलर हमें मिल रहा है। तो पर्पल कलर इंडिकेट कर रहा है कि दिस सब्सटेंस इज डिस्टिल वाटर विच इज़ न्यूट्रल इन नेचर, क्योंकि जो लिटमस पेपर होता है वो पर्पल कलर हमें न्यूट्रल सॉल्यूशन में देता है। ठीक है, तो ये हमने हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व किया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी फॉर्म में, या हम कह सकते हैं किसी भी टेस्ट में, जनरली एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि जो कर्ड होता है ना, या फिर सोर सब्सटेंस, ठीक है, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं जो कि एडिबल्स होते हैं, मतलब कि जिन्हें हम खाते हैं, जो खाने योग्य होते हैं, उन्हें कभी भी नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ठीक है, इन्हें कभी भी पीतल और तांबे के बने बर्तनों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सामान्य सी बात है। वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे घर में जब मम्मी काम करती हैं, हमारी दादी जो काम करती थी, तो उन्हें भले केमिस्ट्री नहीं आती हो, बट उनके जो काम करने का तरीका था वो कहीं ना कहीं बहुत ही टेक्निकल था, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में वो काम करते थे। आप भी देखो, जैसे ये प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है ना, इसमें सभी लोगों के वहाँ अचार बनता है ना, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव आइटम बनते हैं जिसे हम थ्रू आउट ऑफ द ईयर एंजॉय करते हैं।
तो आप देखना कि मोस्ट ऑफ़ द हाउसेस के अंदर ये जो अचार होता है, पिकल्स बोलते हैं, मुरब्बा वगैरह बनता है, इसे कभी भी ना स्टील के कंटेनर में कैरी नहीं किया जाता। इसके लिए हमेशा हम लोग ग्लासवेयर का या फिर चीनी की कुछ ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं, चीनी की बर्नियाँ बोलते हैं उन्हें, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या रीज़न है इसका? इसको तो हमको लॉन्ग टाइम यूज़ करना था, तो हमको किसी अच्छे कंटेनर में इसे रखना था, पर इसका पीछे रीज़न है। और वो रीज़न क्या होता है? देखिए, आपको याद होगा कि जब हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये बात पढ़ी थी कि व्हेन एनी एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ सॉर इन टेस्ट, रिएक्ट विथ एनी मेटल, है ना, या हम कह सकते हैं व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ एनी एसिडिक सब्सटेंस, देन द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन इज़ टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर मैं ब्रास वेसल्स या कॉपर वेसल में कोई एडिबल सब्सटेंस रख दूंगी तो उसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, और वो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। तो उस टॉक्सिसिटी से खुद को प्रिवेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, है ना, हम कभी मेटल के कंटेनर में खट्टी चीज़ें नहीं रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि कर्ड एंड सोर कंटेन एसिड, दिस फूड कंटेन एसिड, ठीक है, एंड विद द एसिड रिएक्ट विद द मेटल, क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? दे फॉर्म सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ पॉइजनस इन नेचर, जो क्या होता है यहाँ पर? पॉइजनस नेचर का होता है। तो इससे पर्सन को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इट मे लीड टू सीरियस हेल्थ इशू इससे यहाँ पर आ सकते हैं, हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकता है। इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ है या इस प्रिकॉशन को हम लोगों को हमेशा लेना चाहिए। देखिए, इसी के लिए मैं एक छोटी सी आपको चीज़ बताती हूँ। जैसा कि ये बताया मैंने कि ये टॉक्सिक होता है ना, पॉइजनस सब्सटेंस होता है, तो हमारे जो पुराने लोग होते थे ना, वो इससे एक रेमेडी करते थे। क्या रेमेडी करते थे? एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, माउथ और नोज़ पर ये इन्फेक्शन होता है, एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो इन्फेक्शन है ना, वो स्पाइडर, जो हमारा घर में रहने वाली मकड़ी होती है ना, उसके थ्रू हो जाता है। तो उसके बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं पूरे चेहरे के ऊपर, एंड ट्रीटमेंट करो तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है ना। तो हमारे पुराने लोगों ने रेमेडी बताई है। क्या रेमेडी बताई है? कि जो कॉपर होता है ना, जो लाल कलर के बर्तन होते हैं ना हमारे घरों में, जिसमें हम जनरली पानी भर कर पीते हैं, तांबा बोला जाता है जिसे, उस बर्तन में, उस कोई भी छोटे से कंटेनर में अगर हम कर्ड को रख दें और उस कर्ड को 2 से 3 दिन तक हम उसी बर्तन में रहने दें, तो कर्ड क्या होगा? कर्ड इनिशियली वाइट कलर का होता है, बट आफ्टर 2 to 3 डेज़ यहाँ पर वो जो कर्ड होता है वो ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। तो ब्लू ग्रीन कलर कहाँ से आया? इसका मतलब कर्ड ने कॉपर के साथ में रिएक्शन कर ली है, जिसके कारण उसका कलर चेंज हो गया। तो वो जो रिजल्टिंग ब्लू ग्रीन कलर का प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट यहाँ पर टॉक्सिक होता है, और उससे हम जब स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, किसी नॉर्मल स्किन इन्फेक्शन के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं, तो वो स्किन इन्फेक्शन जो है विदिन 1 to 2 डेज़ के अंदर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप इसे कभी अप्लाई करना, क्योंकि किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने सिर्फ यहाँ ये आपको बताया है कि ये इतना टॉक्सिक होता है कि एज ए केमिकल या एज ए हम कह सकते हैं कि जो क्रीम वगैरह नहीं होते, हम लोग यहाँ एंटीबायोटिक क्रीम लेकर आते हैं किसी इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए, तो उस तरह के एंटीबायोटिक सब्सटेंस की तरह चीज़ें यहाँ पर एक्ट करना शुरू कर देती हैं, बट एडिबल पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ माई सेकेंड क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, विच गैस इज़ यूजुअली लिबरेटेड when an acid react with metal। ठीक है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन किया गया है कि जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होती है। आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है। एक एग्जाम्पल भी आपको खुद को लेना है और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बहुत देखिए सिंपल सा बिल्कुल आंसर है यहाँ पर। मैं एक छोटा सा डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मेटल और सॉल्ट की रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो एक जनरली वर्ड इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले तो मैं। व्हेन मेनी मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट देन दे व्हेन एनी मेटल रिएक्ट विथ एनी एसिड दे फॉर्म सॉल्ट, एंड इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन गैसेस रिलीजेस। ठीक है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो प्रोसेस में सॉल्ट बनता है और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको हम लोग समझे। जब मैं इसका डायग्राम आपको बनाकर बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक बॉटल लिया,
है ना, स्पेशल शेप की बॉटल होती है। बॉटल का शेप वगैरह के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, बट एक बॉटल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर जिसमें जिसके अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एसिड ले रहे हैं ना। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, इसमें एसिड ले लिया, दैट इज़ HCl। ठीक है, यहाँ पर पूरा HCl भरा हुआ। अब इसमें यहाँ पर मैंने कुछ ग्रैन्यूल्स लिए हैं, कुछ पार्टिकल्स किसके लिए हैं, जिंक के लिए हैं। ठीक है, जिंक और HCl। अब क्या होगा जब इसकी रिएक्शन होगी, तो ये वैसे तो हमारी जो बॉटल है वो क्लोज है, बट एक ट्यूब मैंने यहाँ पर लगा दी है जिसके थ्रू इस प्रोसेस में बनने वाली जो गैस है उसको हम लोग रिलीज़ कर सकें, है ना। तो देखिए रिएक्शन क्या हो रही है, इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद HCl देन जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस ऑब्टेन। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस ऑब्टेन, इस प्रोसेस में ये हमें पता चलता है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है इसमें, ये जो हाइड्रोजन गैस है भाई, ये गैस निकली है, बट मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि वाकई में गैस रिलीज़ हो रही है या कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है। तो इसलिए ये एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ना। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम लोग डिलीवरी ट्यूब बोलते हैं, जिसके थ्रू हम सब्सटेंस को डिलीवर करते हैं, वो ट्यूब हमारी डिलीवरी ट्यूब कहलाती है ना। अब इस डिलीवरी ट्यूब को मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक अनदर मेरे पास में अरेंजमेंट है, और इस अरेंजमेंट के अंदर मैंने इस डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट करा दिया है, और यहाँ पर मैंने सोपी सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन सोप का बना हुआ है, उसमें मैंने इसे एंटर करा दिया है। और अब मैं इसमें ऑब्ज़र्व करूँगी कि जैसी मेरी रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर से रिलीज़ हो रही है ना। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो जब रिलीज़ होगी, तो कभी भी गैस रिलीज़ होती है तो वो हमेशा अब ऊपर की तरफ जाती है, मतलब कि उसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन का पावर होता है, तो यहाँ पर बबल्स के फॉर्म में हमें गैस जो है वो निकलती हुई दिखाई देगी। एक तो ये चीज़। अब मैं कैसे कंफर्म करूँगी कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है, तो एक बर्निंग कैंडल को हम माउथ पर लेकर जाएंगे, ठीक है, जहाँ से हमारी गैस रिलीज़ हो रही है। एक्चुअली में पूरी चीज़ क्लोज होती है, कहीं से कहीं तक गैस का कोई यहाँ पर लीकेज नहीं होता है। तो जहाँ पर से हमारी गैस रिलीज़ हो रही है उस पर्टिकुलर साइट पर जब मैं एक बर्निंग कैंडल को लेकर जाऊँगी, है ना, तो बर्निंग कैंडल जो होगी उसके जब एनर्जी यहाँ पर इस गैस से रिएक्शन करेगी या हीट के साथ में जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, तो पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। जिस तरह से पटाखे नहीं फूटते हैं वो वाला साउंड जो है हमें यहाँ पर सुनाई देगा। तो पॉपिंग साउंड का आना इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस कौन सी होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होती है। तो जो फैक्ट है आप तो वो याद रखें कि व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विद एनी मेटल देन सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है अबाउट, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोई मेटल है, मेटल कंपाउंड है जिसे हमने ए मान लिया है, एंड व्हेन दिस रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl देन इट प्रोड्यूस इफरवेसेंस, है ना। इफरवेसेंस मतलब क्या होता है, इसको भी हम लोग समझें। ऐसे हम बोलते हैं तेज बुदबुदाहट, बहुत ज़्यादा स्पीड में जब गैस बाहर निकलती है किसी रिएक्शन से, तो उसको हम इफरवेसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कोई मेटल कंपाउंड है जिसका नाम है ए, व्हेन दिस मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद एसिड देन ब्रिस्क इफरवेसेंस रिलीजेस द गैस which is releases in this process possess the capacity to extinguish a burning candle. So you have to write the balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed is calcium chloride. क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। मैं इसको समराइज करती हूँ। सपोज करो हमारे पास कोई मेटल कंपाउंड है ना, वी हैव अ मेटल कंपाउंड, द नेम ऑफ द कंपाउंड इज ए। ठीक है, इस मेटल कंपाउंड से आप किसकी रिएक्शन कराती हैं, HCl की। एंड HCl की रिएक्शन कराने पर आपको कोई सी गैस मिल रही है जो कि बहुत स्पीड के साथ निकलती है। अब पूरे सिलेबस में ब्रिस्क इफरवेसेंस अगर कहीं वर्ड आता है, ये वर्ड को याद रखें, ब्रिस्क इफरवेसेंस अगर कहीं वर्ड आ रहा है तो वो गैस सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी। कौन सी गैस होगी वो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है ना, ब्रिस्क इफरवेसेंस इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, पॉपिंग साउंड इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद HCl देन अ गैस releases which show brisk effervescence, and together with this property it possesses the property to extinguish the burning candle, means ये जलती हुई मोमबत्ती को भी क्या कर देता है, बंद कर देता है, यानी कि बुझा देता है। ठीक है, तो भाई CO2 है तभी तो ये बुझा सकता है, CO2 ही ऑक्सीजन के सप्लाई को कट करता है ना। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हुई। अब आपको इस पूरी चीज़ के लिए, इस पूरी रिएक्शन के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। अगर इस रिएक्शन में एक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है,
ठीक है, उन्होंने एक चीज़ हिंट दे दी यहाँ पर कि एक कंपाउंड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। तो देखिए हम क्या रिएक्शन कराएंगे, हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पर मेटल के कार्बोनेट की। जब हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो एसिड की प्रॉपर्टी में टर्म्स हमने पढ़ी थी कि व्हेन एनी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड देन व्हाट हैपन, देन सॉल्ट फॉर्म, hydrogen gas, water releases and carbon dioxide releases. So the balanced chemical reaction is when calcium carbonate, which is metal compound A, react with HCl, then salt calcium chloride plus water and carbon dioxide is obtained. इस रिएक्शन में हमें ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। और ये जो CO2 होती है ये फायर एक्सटिंग्विशन की प्रोसेस में हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी फॉर्म में हमसे पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रीज़न है कि HCl HNO3 जो होते हैं, इस टाइप के जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं, ये अपना एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही शो करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन चीज़ों को अल्कोहल या ग्लूकोज में ऐड करें, या हम कह सकते हैं कि HCl और HNO3 जो है इनका एसिडिक नेचर सिर्फ एक्वस मीडियम में ही अपीयर क्यों हो रहा है ना। जबकि अगर हमें इसकी मीडियम को चेंज कर दूं, मैं अल्कोहल दे दूं इसका मीडियम या ग्लूकोज दे दूं इसका मीडियम, तो मुझे ये एसिडिक नेचर ऑब्जर्व नहीं होगा। इसके पीछे हमको लॉजिक बताना है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझाना पड़ेगा मुझे फिर से, क्योंकि थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन उन्होंने दे दिया है। देखिए फिर से समझिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि हमें ये तो पता है कि HCl एंड HNO3 जो होते हैं दे आर एसिडिक सब्सटेंस, बट देयर एसिडिक कैरेक्टर इज ओनली अपीयर इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इफ़ द मीडियम गेट चेंजेस, अगर मैं इन चीज़ों को इंस्टीड ऑफ वाटर की जगह किस में मिक्स कर दूं, यहाँ पर अल्कोहल में मिक्स कर दूं या फिर ग्लूकोज में मिक्स कर दूं, तो मुझे कोई भी एसिडिक नेचर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। मैं किसी भी तरह की किसी एसिडिक नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप समझिए एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो एसिड मतलब क्या होगा, एसिड मीन्स दो सब्सटेंस विच पजेस द पावर टू डोनेट द H पॉजिटिव आयन। अगेन सुनिए, एसिड मीन्स दो सब्सटेंस विच पजेस द पावर टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, जिनके पास में H पॉजिटिव आयन को डोनेट करने का पावर होता है। जैसे ये HCl है, HNO3 है ना। इन्हें जैसे ही मैं वाटर के साथ में मिक्स करती हूँ, ठीक, वाटर के साथ में मैंने इन्हें जैसे ही मिक्स किया, तो मिक्स करने पर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दे डोनेट देयर H पॉजिटिव आयन। ये दोनों ही क्या करेंगे, अपने H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर देते हैं। सो एसिड ने पानी की प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर दिया, ठीक है। इसलिए ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे एसिडिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द डोनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। बट अगर मैं इन्हीं सब्सटेंस को, इन एसिड्स को उठाकर किस में मिक्स कर दूं, अल्कोहल या ग्लूकोज में, सो ग्लूकोज और अल्कोहल इस चीज़ को डिसोशिएट करने का पावर नहीं रखते, मतलब इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करने का पावर अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, बिकॉज अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर not able to dissociate acid because it is organic in nature. ये जो कंपाउंड है ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, तो इसके कारण ये यहाँ पर HCl और HNO3 को डिसोशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसमें और भी एक प्रॉपर्टी आपको शो करूँ या एक्सप्लेन करके बताऊँ, किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है उसके कहना चाहिए कि उसके नेचर पर डिपेंड करती है ना। सिमिलर नेचर के सब्सटेंस जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं, जबकि नॉन सिमिलर नेचर के सब्सटेंस इनसॉल्युबल रहते हैं। तो क्योंकि HCl और वाटर दोनों का नेचर आयनिक है, HCl and HNO3 is partially ionic and water is fully ionic, so due to this similarity in nature they are completely soluble into each other. Or we can say when we mix any acid into water, then in presence of water acid get dissociated and releases H positive ion, but the same behavior is not observed inside a organic solvent,
ठीक है, और वी कैन से एनी हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो हियर ग्लूकोज एंड अल्कोहल बोथ आर द हाइड्रोकार्बन, दे डू नॉट possess एनी पावर टू डिसोशिएट एनी मिनरल एसिड और टू रिलीज द प्रोटॉन। सो दैट्स वाई हमें एसिडिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्वस कंडीशन कंपलसरी होती है, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे समझिए। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ ये हमारे सिर्फ प्राइमरी लेवल के क्वेश्चन हैं, है ना। जैसे ये चैप्टर के एनसीईआरटी लेवल ख़त्म होगा हम इसका एडवांस लेवल जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें भी हमने इसी तरह से करा था, तो यहाँ पर भी हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या बता रहा है, वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ an acidic substance, aqueous solution of an acidic substance conduct electricity, ठीक है। तो देखिए फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी नीड फ्री आयंस, है ना, हमें कुछ फ्री स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि एक्वस सॉल्यूशन है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे मीडियम चाहिए, है ना, वहाँ चार्ज को फ्लो कराने के लिए मुझे मीडियम चाहिए, एंड दैट मीडियम इज़ ऑल्सो आयनिक इन नेचर। वहाँ मीडियम भी कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर क्या बनेगा, चार्ज पार्टिकल आर नेसेसरी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आंसर अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आर necessary for the conduction of electricity, for the conduction of electricity, ठीक है। ये बात समझ में ही आपको। इन एन एसिड, किसी एसिड में चार्ज पार्टिकल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। दिस चार्ज पार्टिकल आर नोन एज आयन, दिस चार्ज पार्टिकल्स आर known as ion, इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, आयन बोलते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन। क्यों हमारी एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयन। वी हैव टू टाइप ऑफ द आयन, कैटायन एंड एनायन। दो तरह की चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, कैटायन एंड एनायन, ठीक है। सो ये आंसर भी हमने कंप्लीट किया, काफ़ी इजी आंसर था। नाउ व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर, है ना। अगेन वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, थोड़े से वर्ड्स अलग कर दिए गए, बट आंसर को समझिए, आंसर वही सेम निकलना है हमारा। क्वेश्चन ये है कि जो ड्राई HCl गैस होती है, ठीक है, ड्राई HCl गैस जो है ये अपना इफेक्ट ड्राई लिटमस पेपर पर शो नहीं करती, है ना। नहीं तो क्या होता, लिटमस पेपर जो है वो HCl विच इज़ एसिडिक इन नेचर, इसकी प्रेजेंस में कैसा हो जाता, रेड हो जाता, बट रेड नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न है इसका, तो रीज़न ये है कि जो लिटमस पेपर होता है वो लिटमस पेपर एसिड की एसिडिटी को आइडेंटिफाई करता है ना, उसकी एसिडिटी को सर्च करता है, एंड दैट एसिडिटी इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन HCl डिजॉल्व इनसाइड अ वाटर, ठीक है। मतलब अगर सीधी वर्ड्स में मैं कहूँ या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो लिटमस पेपर किसे ढूंढ रहा है, H पॉजिटिव आयन को, बट ये जो H पॉजिटिव आयन है ये तो बने ही नहीं है। क्यों नहीं बने हैं ये भी देख लें, क्योंकि इसको बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी HCl गैस है ना, ये किससे रिएक्ट कर ले, यहाँ पर वाटर से रिएक्ट कर ले। जब तक ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी तब तक इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, बट जैसे ही वाटर से रिएक्ट कर लेगा यहाँ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा, एंड जल्दी से उस H पॉजिटिव को कौन आइडेंटिफाई कर लेगा, यहाँ पर लिटमस पेपर आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ड्राई कंडीशन होती है, इस कंडीशन में
एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस अपने बिहेवियर को शो नहीं कर पाते, बिकॉज टू शो द एसिडिक और बेसिक नेचर we must need charge particle, and the charge particle is only releases when a substance, that is acid or base, react with a solvent which is itself protic in nature and which is itself ionic in nature, that is only the water. ठीक है, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए हमें इन सब्सटेंस को एसिड हो या बेस किसी ऐसे सॉल्वेंट में ऐड करना पड़ता है जो प्रोटिक नेचर का हो, है ना, जो खुद आयनिक नेचर का हो, कंडक्टिंग नेचर का हो, और वही सारे नेचर जो हैं वो किस में होते हैं, यहाँ पर वाटर में होते हैं। इसलिए वाटर की प्रेजेंस एसिडिक और बेसिक नेचर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid। बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी हम लैब में काम करते हैं या जब भी हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, देखिए ये प्रोसेस आगे ना पीछे कभी ना कभी हम लोग पढ़ेंगे या करेंगे ही लैब में जब काम करेंगे तो वहाँ पर एक प्रिकॉशन है जो बहुत प्राइमरी सी प्रिकॉशन है, बट अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो इट मे प्रूव डेंजरस टू अस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू द वाटर। ठीक है, हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा हमें एसिड को ही वाटर में ऐड करना है, एंड नॉट वाटर टू द एसिड, एंड नॉट वाटर टू द एसिड। कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना है, मतलब ये एप्लीकेबल होना चाहिए, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं होना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, जबकि ये करना चाहिए। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमेशा जब भी एसिड का डाइल्यूशन किया जाता है, मतलब एसिड के अंदर पानी मिलाया जाता है, उसे और सिंपल या हम कह सकते हैं कम हार्मफुल बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैं आपको प्रोसेस ही समझा देती हूँ, फिर आपका रीज़न भी समझ में आ जाएगा। सपोज़ मुझे एसिड का अगर डाइल्यूशन करना है, मैं अपनी लैब में यही करती थी, मुझे अगर एसिड का डाइल्यूशन करना होता है तो सबसे पहले एक ब्रॉड कंटेनर में, एक टब में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर को लेते हैं। ठीक है, बड़े से कंटेनर में लेते हैं ताकि हीट रिलीज़ होती रहे। कंटेनर हमने लिया, एक स्टीरर होता है, स्टीरर मतलब लाइक स्पून होता है ना, वैसा स्टीरर होता है, वो स्टीरर हम लोग ले लेते हैं। तो वो स्टीरर हमने ले लिया और उसके थ्रू हम लिक्विड को यहाँ पर स्टीर करते रहते हैं। देन मुझे जब एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो एसिड की बॉटल से, है ना, ये एसिड में यहाँ पर लिख रही हूँ, इस एसिड से हम लोग यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, कुछ कुछ ड्रॉप जो हैं उसे लेकर किस में डालते रहते हैं, यहाँ पर वाटर में डालते रहते हैं। तो ड्रॉप्स जो हैं वो गिरती रहती हैं। तो क्या होता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ वाटर, ये जनरल सी रिएक्शन है कि व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ वाटर, व्हाट हैपन, क्या होगा, ये जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके फिजिकल एस्पेक्ट पे मैं बात कर रही हूँ। दिस रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब एक्सोथर्मिक क्या आ गया, एक्सोथर्मिक मतलब पढ़ा है हमने, वह रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, तो हीट रिलीज़ होती है इस रिएक्शन के अंदर, इसलिए हमें ये प्रिकॉशन लेना है कि हमें एसिड की क्वांटिटी को ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर डालना है और उसे लगातार स्टीर करते रहना है ताकि एसिड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इस रिएक्शन में जो हीट निकल रही है वो हीट हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाए। इसलिए मैंने कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा रखा था। ठीक है, बट अगर आपने बाई चांस अपोजिट कर दिया, कभी हमें समझ नहीं आया कि भैया किस में क्या डालना है और हमने क्या कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया, तो क्या होगा वो भी समझो। सडनली आपने क्या लिया, अगेन ये मेरा कंडीशन वो है जो हमें करना चाहिए। अब मैं जो कंडीशन बता रही हूँ वो हमें नहीं करना चाहिए ना, दैट कंडीशन इज़ मे प्रूव डेंजरस, इसलिए मैं इसको रेड कलर से बना देती हूँ। ये जो कंडीशन है वो कैसी हो सकती है, हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। अब समझो क्या कंडीशन डेंजरस होगी। अगेन मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक टब लिया, बट इस टब के अंदर अब पानी की जगह क्या भर दिया, मैंने एसिड भर दिया है। ठीक है, और इसको डाइल्यूट करने के लिए मैं क्या डाल रही हूँ, ऊपर से पानी डाल रही हूँ। अब आप देखेंगे वाटर की क्वांटिटी कम है जबकि एसिड की क्वांटिटी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो जैसे ही वाटर एसिड से रिएक्शन करेगा
प्रॉपर्टी तो पता ही है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करेगा और रिएक्शन इतनी रैपिड होगी कि ये जो एसिड यहाँ पर भरा हुआ है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, छलक कर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। हो सकता है जो पर्सन काम कर रहा हो, जो हमारा हेल्पर हो, जो या लैब अटेंडेंट हो, वो इस एक्सीडेंट के कारण सीरियसली डैमेज हो जाए। या क्यों किसी और का हम लोग एग्जांपल लें, अगर हम ही काम कर रहे हैं तो हो सकता है हमारी इस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण एक बहुत बड़ा डैमेज हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, बिकॉज केमिकल्स आर वेरी सेंसिटिव सब्सटेंस। तो इसलिए हमें केमिकल्स के साथ में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच वी सॉल्व फ्रॉम द NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ और भी क्वेश्चन देखेंगे।